हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 10 के विज्ञान का जो पेपर होने वाला है 20 मार्च का, उसके लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ यानी बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में। आपके जो 13 चैप्टर हैं उन सभी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है ना। तय है, बिल्कुल सभी से एमसीक्यूज बनेंगे और इनके जितने भी प्रकार के बहुवैकल्पिक प्रश्न बने हैं उन सभी को शामिल किया गया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपका धैर्य बना रहना चाहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों के साथ शेयर करना आप भूल जाते हैं तो याद रखें, वो भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो होते हैं उनमें शेयर कर दीजिए, ठीक है। और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने इसके आंसर्स, और इसके बाद में आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो भी मिल जाएंगे। जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते हैं, जो आपके विद्युत वाला चैप्टर हो उससे तो बनना तय है, ठीक है ना, तो वो सारे भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपके जो किरण आरेख वाले चित्र आते हैं जिसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, लेंस, ठीक है ना, उन सभी से कैसे बनाना है उनके बारे में भी बात करेंगे, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक नहीं है इसका मतलब रासायनिक ढूंढना हमको, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो देखिए, उबलते हुए जल से भाप बन गई है, कोई बात नहीं, वापस पानी बना लेंगे, ठीक है। एलपीजी का दहन, अगर कोई चीज़ जल जाती है तो ये रासायनिक परिवर्तन है, जलने के बाद उस चीज़ को वापस हम वैसा हासिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। बाकी बर्फ़ पिघल गई है, वापस फ्रिज में रख देंगे। नमक पानी में घुल गया, भाप बना के पानी को उड़ा देंगे, फिर से नमक आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपना एलपीजी का दहन, ठीक है, ब ऑप्शन। अगला देखते हैं अपने, और इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे आगे, ठीक है ना, जो कि आपके एग्जाम में बनने के फुल चांसेस है, ठीक है। अगला है अपने कि जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊष्मा का जहाँ भी अवशोषण होता है उसे हमें ऊष्मा शोषी कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, मतलब भौतिक ढूंढनी है आपको। तो देखिए, लोहे पर जंग लगना ये तो रासायनिक है, भोजन का पकना ये भी रासायनिक है, कागज का जलना ये भी रासायनिक है, और बर्फ का पिघलना अपने भौतिक है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ये अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। उत्पाद जो बनता वो होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि विकृत गंधिता के कारण, ठीक है ना, विकृत गंधिता के कारण। फिर अपने को एक ही अभिक्रिया दे रखी है, बहुत ही सिंपल, कई बार दे रखी है, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अभिक्रियाशीलता श्रेणी पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप उनको याद कैसे रखें, तो उसकी एक शानदार ट्रिक है, बता दी जाएगी आपको, ठीक है ना। फिर देखिए, इसमें ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन, द्विविस्थापन, कैसी है। तो ये विस्थापन है। कैसे कि यहाँ पे आयरन था ऑक्सीजन के साथ, और एल्यूमिनियम ने यहाँ से आयरन को किक मार दिया, हटा दिया, और आयरन यहाँ आके बैठ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो उसे हम कहते हैं एक्वारेजिया। अब ये क्या होता है, इसे अम्लराज भी कहते हैं, एक्वारेजिया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें होता है अपने HCl, और एक होता है HNO3, ठीक है ना। अब इनका नाम ध्यान से समझिएगा, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। अब ये होता है 3:1 में होता है, ठीक है, 3:1। याद भी रखने का तरीका, इसके नीचे 3 है इसलिए इसको 1 ले लो, इसके नीचे कोई नहीं, मतलब एक तो है ही, ठीक है, तो इसको 3 ले लो बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको HCl और HNO3 का रेशियो होता है 3:1। अगर पहले नाम अपने HNO3 आ जाए, HNO3, तो फिर रेशियो को हम उलट देंगे, 3:1 कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो देखिए, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन भी होता है, तापक्रम भी बदलता है, लेकिन आकार का कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए गैसें गैसें आपस में अभिक्रिया कर रही है, गैसें ही रह गई, तो आकार में परिवर्तन ये जरूरी नहीं, विशेषता नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो लाइक करना नहीं भूलें, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो 1 सेकंड भी नहीं लगता है, ठीक है, कर दीजिएगा, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे ही नाम आया ना, इसका फॉर्मूला बनाना सीख लीजिए, आपको आना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड ये होता है अपने कैल्शियम CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसकी अपने क्या है, किससे अभिक्रिया, जल से, H2O से, ठीक है। जब इनकी अभिक्रिया होगी तो ये अभिक्रिया कैसे होगी हम जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है अपने, बिना बुझा चूना होता है, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया H2O, तो अब चूना बुझ जाएगा और सूत्र बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये बन जाएगा। इसे कहते हैं हम बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिए, बिना बुझा चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। और ये अभिक्रिया कौन सी हुई, जब भी ऐसा करते हैं तो इसमें ऊष्मा निकलती है भयंकर, तो हम इसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझना ज़्यादा जरूरी, आपके सामने आंसर होने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना है, ताकि आपके क्वेश्चन घुमा कर भी दे तो भी आप आसानी से उसको अटेंड कर पाओ, ठीक है। अगला देखिए, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है, या श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाती है। चूर्ण का रासायनिक रूप में है, ये चूर्ण वास्तव में क्या होता है, तो ये होता है अपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला देखते हैं, जब अपने जब O2 की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो MgO बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये क्या है, ये ऑक्सीकरण है। कैसे, कि देखिए मैग्नीशियम है अपने पास और O2 इसके साथ आके मिल गया, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन का मिलना क्या होता है, ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ से अपने पास PbSO4 है, ठीक है, और PbS हो गया, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, हुआ ये कि इसके साथ अपने कौन थी, ऑक्सीजन, जो अभी इसके साथ ऑक्सीजन है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, कि PbSO4 का अपचयन हो गया। उपचयन होता है तब तो ऑक्सीजन जुड़ती है, अपचयन में क्या होता है, अपने ऑक्सीजन नहीं जुड़ती है। क्या बोलेंगे, अपचयन हो चुका है इसका, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, ठीक है ना। अगला देखते हैं, PbO और C है, ठीक है, कार्बन है, Pb लेड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें सत्य कौन सा है, शीशा अपचयित हो रहा है, नहीं, असत्य कौन सा है, ये ढूंढना आपने को, ठीक है। आंसर सामने ही पड़ा अपने पास, क्या ए और बी दोनों ही क्या है, दोनों ही असत्य है, ठीक है ना। बाकी सत्य क्या है, कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब उपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ठीक है ना। अपचयित कैसे हो रहा है, कि देखो Pb के साथ अभी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो ये अपचयित हो रहा है, ठीक है। इनको दो बार जरूर समझना, ताकि ये उपचयित अपचयित वाला आपके जो है ना, अगर कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है ना। अगला तो आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। श्वसन अभिक्रिया कैसे अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी है, इसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है, तो ऊष्मा शोषी पूछा है। तो देखिए, आप अगर इसको देखेंगे तो अपने ऑप्शन इसमें बी दे रखा है, ठीक है। इसके बारे में ऑप्शन सी होना चाहिए, मतलब चौथा होना चाहिए। इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। अगर आप फिर भी नहीं ढूंढ पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका आंसर आपको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में से आपको चूज करना है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया है, तो कौन सी है, ऊष्मीय वियोजन। क्योंकि फेरस सल्फेट को हम गर्म कर रहे हैं तो उसमें वियोजन हो गया। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, ऊष्मा मुक्त होती है, इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण। क्या कहते हैं हम इसको, उदासीनीकरण, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है Na और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर ये बनता है अपने Na2O बनता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। मतलब किस में है, जो क्रिस्टलन जल, मतलब फॉर्मूले में हम है ना क्या नहीं लगाते हैं, H2O नहीं लगाते हैं, वाटर ऐड नहीं करते हैं। तो कौन से में नहीं करते हैं, तो देखिए नीला तोता इसमें करते हैं, धावन सोडा इसमें करते हैं, जिप्सम में भी करते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें नहीं करते हैं। अब देखिए खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 ये होता है, ठीक है। इसमें पानी ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अपने स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनका फॉर्मूला नहीं देखे, नाम भी दे दे तो भी ध्यान रखना, ठीक है। इनके सारे के फॉर्मूले आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच, पीएच देखिए, जो भी आमाशय में रस होते हैं वो सारे अम्लीय होते हैं, तो अम्लीय होते हैं उनका 7 से कम होता है पीएच, ठीक है ना। और क्षारीय होते हैं उनका 7 से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है। अभी हमने बात की थी अम्ल राज, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं एक्वारेजिया, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन प्रकृति से अम्लीय है, अम्लीय लाइम जूस होगा, ठीक है ना। बाकी मानव रक्त का पीएच अपने 7.4 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। चूने का पानी और प्रति अम्ल एंटासिड ये सारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा क्या होगा। बेकिंग पाउडर जब बनाते हैं ना तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, तो टार्ट्रिक एसिड चाहिए, एक टार्ट्रिक एसिड होता है उसमें, ठीक है ना। अपच का उपचार करने में निम्न में से कौन सी
किस औषधि का हम उपयोग करते हैं, तो एंटासिड का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, एंटासिड का उपयोग। अगला देखते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो ऑक्जेलिक होता है टमाटर में, ये इमली में होता है, ठीक है ना। और एसिटिक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि एसिटिक किस में होता है, नहीं तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लों में से निम्नलिखित कौन सी बात सत्य है, तो देखिए ये स्वाद, कड़वे स्वाद में लाल लिटमस को नीला करते हैं, बिल्कुल यही बात सत्य है। सत्य है क्या, नहीं। खट्टे होते हैं स्वाद में, नीले को लाल कर देते हैं, या फिर स्वाद में खट्टे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो अम्ल का याद रखो, अम्ल होते हैं तो अनिल याद रखो, ठीक है ना, अनिल। अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, तो अम्ल है नीले को लाल कर देते हैं, ठीक है ना। तो नीले को लाल कौन सा है, अम्ल। एक तो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं और नीले को लाल कर देते हैं, ठीक है ना, नीले को लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। अनील, हमेशा याद रखिएगा, ये सत्य बात है, ठीक है। तो खट्टा स्वाद, नीले को लाल, यहाँ पे ऑप्शन खट्टा और नीले को लाल, ये स गलत लिख रखा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ऑप्शन अपना यहाँ पे ब हो जाएगा, बाकी ये सही लिखी हुई चीज़ है, ठीक है। अगला देखते हैं, पीएच स्केल की पराश क्या होती है, तो पीएच स्केल होता है 0 से 14, 1 से 14 नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, 0 से 14, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो ये मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है, कौन सा होता है, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। अगला है अपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी फॉर्मूला लिखा था, उसको हम कहते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। अगला है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है, कौन सा, एसिटिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक होता है, लैक्टिक दही में होता है, ठीक है ना। अगला है, जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करने पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज होता है, तो 373 में, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला है, आसूत जल का पीएच 7 होता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा हम तेज़ी से चलेंगे, जो आसान क्वेश्चन है उनको लेते हुए, ठीक है ना। और वीडियो को एग्जाम से पहले एक बार और ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। या आपको एक बार में याद हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो ये कौन सा है अपना, अभी हमने इसका फॉर्मूला भी लिखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, जो विरंजक चूर्ण बनाएगा क्लोरीन से अभिक्रिया करके। कैसे, देखिए ये अपने CaOH, ये ऐसे लिखा, ये क्लोरीन से अभिक्रिया की इसने Cl2 से, और विरंजक चूर्ण क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना, ये बनाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसे विरंजक चूर्ण हम कहते हैं। अगला है अपना धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं, तो इसमें 10 अणु होते हैं, जिसको हम लिखते हैं लास्ट में 10H2O। अपच के उपचार में एंटासिड यूज करते हैं, ठीक है। दांतों के एनिमल का क्षय प्रारंभ कब हो जाता है, दांत सड़ना कब चालू हो जाते हैं, जब अपना दांतों का पीएच 5.5 से कम होने लगता है, ठीक है ना। अगला है, ये इनके सूत्र यहाँ से अपने को एकदम कंफर्म याद कर लेना है, ठीक है ना, जिससे एकदम बढ़िया से तैयार हो जाए, ठीक है। बेकिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फिर अपने विरंजक चूर्ण जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, CaOCl2, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा विरंजक चूर्ण का, ठीक है ना। फिर है कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर है वॉशिंग सोडा जिसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, ठीक है। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है ना, ये होता है CaSO4 यहाँ पे वाटर का आधा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो धातु क्या प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो धातु देखिए विद्युत का चालन धातु करते हैं, ठीक है ना, नहीं करते हैं। धान्विक प्रकृति होती है, चमकहीनता ये नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, वायु में अगर हम खुला छोड़ दें कुछ समय के लिए, ठीक है ना, तो चांदी पर काले रंग की एक परत जमा हो जाती है, ये किसके कारण जमा होती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड इस पे जमा हो जाता है, ठीक है ना, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है, अधातु जिसमें चमक होती है, तो ये अपने कौन है, ये आयोडीन है, आयोडीन अधातु है, ठीक है ना, हालांकि अधातु सारी है लेकिन चमक किस में होती है, आयोडीन में होती है यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है,
कौन सी ऐसी अधातु है जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो कौन सी होगी? हम कर देंगे यहाँ पे ऑप्शन स, एल्यूमिनियम। ठीक है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आप जानते हैं Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है ना, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? ध्यान रखिए, पारद ये नहीं होता है पारा, मरकरी। ठीक है, मरकरी जिसमें होता है उसे हम कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? तो द्रव अवस्था में कौन सी होती है? ब्रोमीन अपने द्रव अवस्था में होने वाली अधातु है। ठीक है ना, नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अगला है, जब जल धातु से क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, यानी कौन सी गैस निकलती है? तो अपने कौन सी गैस निकलती है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपने बी, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेपन क्यों किया जाता है? तो आप जानते हैं उन पे करने का एक मेन रीजन होता है। क्या रीजन होता है? कि यहाँ पे टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है ना, इसलिए क्या करते हैं, जिंक के बजाय टिन का करते हैं। ठीक है, अगला है अपने कि विद्युत तारों में परस्पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, वेल्डिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? तो वो हम करते हैं शोल्डर का। ठीक है ना, किसका करते हैं? शोल्डर, जिसमें Pb प्लस SN। ठीक है, Pb और टिन की मिश्र धातु होती है अपने शोल्डर, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, Pb और SN, इसे बोलते हैं लेड और टिन का मिश्र धातु अपना शोल्डर है। ठीक है, जो वेल्डिंग में उपयोग में आने वाली चीज़ है। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, शोल्डर मिश्र धातु का गलनांक बहुत कम होता है, इसमें शामिल है, अच्छा इसमें शामिल है, दे रखा आपने। ठीक है ना, लेड और टिन, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, तो उपरोक्त सभी, क्योंकि फुलरिन आता है इसमें, ग्रेफाइट आता है, हीरा आता है, ये सारे इसके अपर रूप हैं। ठीक है, अगला है अपने, स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन के साथ मिश्रित किया जाता है? तो निकल और क्रोमियम के साथ। ठीक है ना, निकल और क्रोमियम के साथ स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन भी मिलाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ब्रोमीन। ठीक है, अगला है, धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, अब कौन सी धातु है जो? तो पारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, अगला देखते हैं क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा? तो इसमें कार्बन अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है ना, वायु में लंबे समय तक उद्भाषण से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, किसके बनने के कारण होती है? देखिए, सिल्वर में क्या है, सिल्वर हमेशा सल्फर के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाएगा। ठीक है ना, तो तीसरा ऑप्शन मतलब Ag2S करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, एक्वारेजिया में, अब यहाँ पे रेशियो, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, पहले HCl बोला है तो 3:1 होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो गया। ठीक है, कोई धातु जो O2 के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती हैं, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो ये कैल्शियम होगा। ठीक है ना, क्या होगा? कैल्शियम। अगला है अपने, निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखिए, CCl4 नहीं है। ठीक है ना, टेट्राक्लोराइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सहसंयोजक यौगिक है। आयन, ये सारे आयनों का आदान प्रदान करने से बने और ये सहसंयोजक बंधों से बने हुए हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन निम्नलिखित में से उपस्थित है, किस रूप में उपस्थित है? वायुमंडल में जो कार्बन है वो किस रूप में उपस्थित है? तो देखिए, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड रूप में ये कार्बन अपने पृथ्वी पे उपस्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, अमोनिया के एक अणु NH3 में है, क्या है? केवल एकल बंध, केवल द्विबंध, केवल त्रिबंध या द्विबंध और त्रिबंध? देखिए, इसमें है ना, क्या है, नाइट्रोजन ये है और इसके साथ हाइड्रोजन ऐसे। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन केवल एकल बंध बने हुए हैं इनके साथ, ये एक बंध है, एक बंध, एक बंध है, केवल एकल बंध है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर है बकमिंस्टर फुलरिन एक अपर रूप है, किसका अपर रूप है? तो ये कार्बन का अपर रूप है, बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है ना, ये कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, उत्प्रेरक पैलेडियम निकल, आपसे पूछा जाता है दो उत्प्रेरक के नाम लिखिए, तो पैलेडियम और निकल है। ठीक है, इनकी उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वसा बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किन में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल जो होते हैं हाइड्रोजन से क्रिया करके वसा बनाते हैं, यह उदाहरण है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण? तो ये संयोजन अभिक्रिया एक प्रकार की। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, निम्न में से किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह है? देखिए, OH किस में? जिसमें ऑल लगेगा पीछे, OH अल्कोहल। ठीक है ना, तो इसमें नॉन लग रहा है, इसमें ओइक लग रहा है। ठीक है, इसमें एल लग रहा है,
इस ये सही है अपना, ठीक है ना, ऑल, इसमें ब्यूटेनॉल, ठीक है ना, तो अपने ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साबुन के अणुओं में होता है, तो साबुन के अणुओं में क्या होता है, एक तो जल रागी एक जल विरागी होता है, तो कौन होता है जल रागी और कौन होता है जल विरागी। तो देखिए इसमें अपने जल रागी कौन सा हिस्सा होता है, तो जल रागी सिर होता है और जल विरागी पूंछ होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है अपने कि क्लोरीन कमरे के तापमान पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है, और ये क्रिया करती है तो क्या बनेगी, तो ये सौर प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करती है, ठीक है ना। क्लोरीन जो कमरे के तापमान पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करते हैं वो सौर प्रकाश की उपस्थिति में करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंटेन का आणविक सूत्र ये है, ठीक है, पेंट एन मतलब सब में एकल बंद है, तो यहाँ पे टोटल कितने बंद होंगे, तो देखिए बना लीजिए कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है, इनके बीच में सिंगल सिंगल होगा, ठीक है। अब 12 हाइड्रोजन एडजस्ट कीजिए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। मैं अभी हाइड्रोजन लिख नहीं रहा हूँ, ये डंडियों का मतलब हो गया यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये लास्ट वाले ऐसे, ठीक है। अब काउंट कर लीजिए, तो 5 ये और 5 ये 10, ये 11 ये 12, ठीक है, ये 13 14 15 16, तो टोटल कितने 16 सहसंयोजक बंध इनके बीच में बने हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर पूछा हमसे विनेगर, एक मिनट, ये विनेगर एक विलियन है, विनेगर में क्या होता है, तो इसमें होता है अपने 5 से 8% एसिटिक अम्ल जल में विलय होता है, तब जो बनता है विनेगर, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अपने ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन, जिसमें 5 से 8 एसिटिक अम्ल जल में विलय होता है तब विनेगर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि कौन सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। आप जानते हैं सजातीय श्रेणी में अंतर कितना होता है, CH2 का, ठीक है ना, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप होता है इसमें, ठीक है ना। CH2 जिनका अगर पूछ ले आपको कि इनमें कितने बाहर का कितना गैप होता है, तो कार्बन का होता है अपने कितना, कार्बन का होता है 12 और प्लस 2 14 U का गैप होता है, ठीक है ना, 14 U यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, तो 14 U का गैप होता है, और अणुओं के अंदर देखा जाए तो CH2 का गैप होता है। तो देखिए इसमें और इसमें तो है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ देखिए गैप है ना, इतना गैप नहीं है जितना होना चाहिए, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन का 4 एकल संयोजी परमाणु से साझा करके 4 सहसंयोजी बंध बना रहा है, ठीक है, और 4 सहसंयोजी बंध बनाने के बाद यह निम्न इलेक्ट्रॉनिक, देखिए 4 अगर सहसंयोजी बंध बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन शुरू में थे और 4 उसने और बना दिए, मतलब अब सबके साथ हो गया 4 और 2 8 हो गया, तो 8 10वें नंबर पे आ गया, 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, तो 10 नंबर पे कौन आता है अपने, 10 पे आता है नियॉन, तो नियॉन जैसे इलेक्ट्रॉनिक संरचना हासिल कर लेगा, ठीक है। फिर है हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन, अगर पूरी तरह जलेगा तो हमेशा CO2 और H2O बनेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ठीक है ना। अगला है अपने निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा, किसमें, असंतृप्त में, और संतृप्त में यानी सैचुरेटेड में होता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो एसिटिलीन इसमें डबल बॉन्ड है, एसिटिलीन, और इसमें सिंगल है सिंगल है सिंगल है, ठीक है ना, तो पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। इन और आइन वाले होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, इन और आयन बॉन्ड मतलब डबल और ट्रिपल दोनों होते हैं, ठीक है। और अगला देखिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली में काली परत जमा हो रही थी, इसका मतलब ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है भाई, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। समवाय के यौगिकों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है कि उनके यौगिक गुणों में अंतर, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन कौन से नंबर पे आता है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इसमें सहसंयोजक आबंध ढूंढने हैं आपको, कितने हैं, किसमें, एथेन, एथेन का सूत्र C2H6, इसमें ढूंढने हैं तो इसमें 7 हो जाएंगे, कैसे कि 2 कार्बन है, कार्बन बना है ये 2, हाइड्रोजन कितने 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 हाइड्रोजन इधर हमने लगा दिए सब जगह, ठीक है, और अपने एक हाइड्रोजन जो है इनके साथ, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 तो हाइड्रोजन के साथ और 2 कार्बन आपस में बन गया एक बॉन्ड, तो टोटल 7 हो गए, ठीक है ना। बेंजीन का अणु सूत्र सिंपल सा है C6H6, हाँ, इससे आपकी संरचना भी आपसे पूछ सकते हैं, तो बड़ा ही सिंपल है बेंजीन की संरचना बनाना, ठीक है ना, इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान ये रखना कि इसमें यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, इस प्रकार से आपको बना देना है, ठीक है ना, बेंजीन की संरचना, ठीक है। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक एक जगह ऐड करना है बस, ठीक है ना। अगला देखते हैं,
ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो याद रख लीजिए 290 केल्विन। ठीक है। कार्बन परमाणु में पाए जाने वाले मुख्य विशेषता हैं कि जो उसे पृथ्वी पर सर्वतोमुखी बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। तो ये क्या दोनों, क्यों कि चतुसंयोजकता के कारण और श्रृंखलन के कारण कार्बन बहुत ज्यादा पाया जाता है अपनी पृथ्वी पे। ठीक है। अगला है, कार्बन के अपरूप कौन से यौगिक हैं? तो ये सभी है, हीरा भी, ग्रेफाइट भी, फुलरिन भी, सभी। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ठीक है। अगला देखते हैं अपने वशीय अम्लों, थोड़ा सा नीचे। ठीक है। वसा को वशीय अम्ल में परिवर्तित कौन करता है? तो लाइपेज करता है, याद ही रख लो। ठीक है। श्वसन अभिक्रिया क्या है? श्वसन क्या है मतलब उपचयन अपचयन, तो ये अपचयन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, यदि लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख्य गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो स्टार्च का शुगर में विघटन नहीं होगा। ठीक है ना। उस स्टार्च का शुगर में विघटन होता है, ये प्रभावित होगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन अपना, आमाशय की आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये म्यूकस करता है। ठीक है ना। क्योंकि अपने जो आमाशय है उसके अंदर HCl एसिड पाया जाता है, बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है। लेकिन म्यूकस होता है, उससे नुकसान होने वाले नुकसान से बचाता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, और इसका काम क्या होता है? वहाँ पे अपने भोजन के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है। हानिकारक जीवाणु से रक्षा करता है, बहुत सारे काम है इसके। ठीक है। अगला है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो ये शुद्रांत्र है। ठीक है ना। अगला है, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण दहन होता है? मतलब पूर्ण पाचन होता है, दहन नहीं पाचन होता है। ठीक है। तो कहाँ होता है? शुद्रांत्र, यानी छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा द करेक्ट। ठीक है ना। अगर हमसे पूछे पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो वृद्धांत्र यानी बड़ी आंत में होता है। ठीक है। अगला है, चावल के पानी में कुछ बूंदे आयोडीन के विलयन की डाली जाए तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में उपस्थित है, क्या उपस्थित है? स्टार्च उपस्थित है। ये हल्का सा एक प्रयोग है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से रोकने वाला कौन होता है? तो हृदय के अंदर वॉल होते हैं, वो रोकते हैं। ठीक है ना, वापस आने से रोकते हैं। ठीक है। अगला है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण होने लगता है। ये परिणाम स्वरूप होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। ठीक है ना। किसका? पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। ठीक है ना। ये ध्यान रखना, लैक्टिक अम्ल जहाँ भी बनेगा वहाँ पे थकावट होना, इस प्रकार की जकड़न होना, आकड़न होना, इस प्रकार का रहेगा। ठीक है ना। तो ये याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, बोमन संपुट कौन से किस तंत्र का हिस्सा है? तो ये उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा। ऑप्शन ए। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जठर रस में HCl अम्ल पाया जाता है। ठीक है। और मानव में भोजन को काटने और चीरने फाड़ने के लिए उपयोगी दांत है। ठीक है ना। तो कौन से उपयोगी दांत है? तो कृतंक और रदनक। ठीक है ना, ध्यान रख लीजिएगा। अगला है, प्रोस्टेट ग्रंथि संबंधित है, तो ये नर जनन तंत्र से संबंधित है। हीमोग्लोबिन रुधिर में पाया जाता है, तो लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। जो ऑक्सीजन के परिवहन, ऊर्जा वगैरह सब काम में मदद करता है। ठीक है। श्वसन में ग्लूकोज पाइरूवेट में विखंडित हो जाता है, ये कार्य होता है अपने कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है ना। अगला है अपना कि पाइरूवेट के विखंडन से वायवीय श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बनती है। ये क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है। तो ये मनुष्य में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना। अगला देखिए, मनुष्य में क्या अपने माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए, पाइरूवेट वाला। ठीक है ना, वायु श्वसन होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन तो पेड़ पौधे हमें दे रहे होते हैं। उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हरित लवक चाहिए, उन्हें सूर्य का प्रकाश चाहिए, बस। ठीक है ना। फिर उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? तो देखिए, न्यूरॉन कई बार वो कर देते हैं, जो कि ये नहीं है। ठीक है ना, नेफ्रॉन याद रखना, नेफ्रॉन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपने। ठीक है। अगला है अपने, मानव में श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो क्रियात्मक इकाई अपने कुपिकाएं। ठीक है। अगला देखते हैं अपने, पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। और सामान्य वयस्क का रक्त दाब क्या होता है? तो ये होता है अपने 80 से, ये वाला नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये यहाँ मिस प्रिंट है, तो 120 से 80 mmHg। ठीक है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, अगला चैप्टर है नेक्स्ट, कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कौन उत्तरदायी होता है? जो मतलब इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और उनको समन्वय करता है।
ऑप्शन हो जाएगा अपना, देखिए तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक या दोनों, तो दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा या उपरोक्त सभी, तो ये सभी है अपनी, ठीक है ना, ज्ञानेंद्रियां है। ठीक है, और फिर है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बनता है। ठीक है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बनता है। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन तो आप कई बार कर चुके हैं, हाफ ईयरली वगैरह लगा के, है ना, सिनेप्स कहते हैं उनको। ठीक है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो देखिए पादप हार्मोन इंसुलिन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, साइटोकाइनिन है। ठीक है ना, और ये जो अपने पादप हार्मोन है इन सभी के फंक्शन, अभी कार्य वाले सारे सवाल आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो देखिए इंसुलिन नहीं है, बाकी ये सारे तो है पादप हार्मोन। ठीक है, अगला देखते हैं अपने मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग पाए जाते हैं, तो ये कौन से? आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा या उपरोक्त सभी, तो हम बोल देंगे उपरोक्त सभी है इसमें। ठीक है ना, मनुष्य में मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग ये कौन सा होता है? तो ये होता है अपना अग्र मस्तिष्क। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भूख का मुख्य केंद्र कौन सा होता है? तो भूख का मुख्य केंद्र भी अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है ना, अ ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं है? तो देखिए सारी ग्रंथियां जोड़े में है, लेकिन एक पीयूष ग्रंथि का कोई जोड़ा नहीं है। ठीक है, अगला 11वां क्वेश्चन देखते हैं अपने। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में से घटित होता है, तो ये घटित कहाँ पर होता है? तो ये एक्सॉन में होता है, ध्यान रख लेना, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल संकेत जो होते हैं वो रासायनिक संकेतों में बदलते हैं। ठीक है, पर्यावरण के सभी सूचनाओं की संवेदना का ग्रहण करने हेतु जो ग्राही अंग है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उपरोक्त सभी, क्योंकि उसमें आंतरिक कर्ण आ गया, यहाँ पे थोड़ा आंतरिक कर्ण लिखा हुआ है, बाकी आंतरिक कर्ण, जीवा, उपरोक्त सभी, डी वाला। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले सूचनाएं कहाँ आती है, फिर कहाँ जाती है? तो सबसे पहले डेंड्राइट में, फिर कोशिका का है, फिर एक्सॉन में। ठीक है ना, फिर मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करने वाले कौन है? तो ऑप्शन देखिए, मेरुरज्जु, न्यूरॉन, या फिर अपने हैं अग्र मस्तिष्क, या सभी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ, मेरुरज्जु कर दीजिए। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप के निर्माण के लिए मेरुरज्जु जिम्मेदार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। और पौधों में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? तो तने के अग्र भाग में होता है। ठीक है, पत्तियों के मध्य भाग में नहीं होता है। ठीक है ना, तने के अग्र भाग में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 17वां। पौधे में साइटोकाइनिन प्रेरित करता है, साइटोकाइनिन किसको? तो ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है साइटोकाइनिन, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन सीधे रक्त में आते हैं या नलिकाओं द्वारा? देखिए इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती, ठीक है ना, तो सीधे रक्त में आते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन के स्त्राव से निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं, क्या? हृदय की धड़कन बढ़ सकती है? हाँ बढ़ सकती है भाई। ठीक है, पेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ सकती है? बढ़ सकती है। पाचन तंत्र और त्वचा शरीर की आपूर्ति कम हो जाती है? हो जाती है। उपरोक्त सभी, द ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्राव होता है, तो ये कहाँ से होता है? एड्रिनल ग्रंथि से होता है, ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इन सभी को आपको अटेंड करना है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो लास्ट तक बना रहिएगा, ताकि आपके पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन है वो नहीं छूटेंगे आपसे। ठीक है ना, अगला देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य योजक स्थान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम? उसको सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन? मेडुला ऑब्लिंगेटा। कौन सी क्रियाओं को? अनैच्छिक क्रियाओं को। कौन? मेडुला, अनैच्छिक मेडुला। ठीक है, तंत्रिका कोशिका का वह भाग जो सूचनाओं को उपार्जित करता है उसे हम कहते हैं द्रुमिका, यहाँ से उपार्जित होते हैं। ठीक है ना, फिर है शरीर की संस्थिति या संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, वो होता है अनुमस्तिष्क। ठीक है, कौन होता है? अनुमस्तिष्क। अगला है, अटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? आयोडीन। ठीक है, अटू ग्रंथि में आयोडीन की कमी से अपने घोंघा रोग हो जाता है, गलकंठ रोग हो जाता है, याद रखिएगा उसको भी। छुई मुई की पत्तियों में गति होती है, तो ये कंपांकुचन गति होती है। ठीक है ना, अगला है, शरीर में नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां और तंत्रिका तंत्र दोनों के द्वारा होता है, ऑप्शन तीसरा करेक्ट कर देंगे।
परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र अपने किससे, दोनों से मिलकर बना होता है, कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है, तो ये नियंत्रण कहाँ होता है? अपने मेरु रज्जु से। ठीक है ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है अपने इन दोनों से मिलकर बनता है, और प्रतिवर्ती क्रियाएं होते हैं इसका नियंत्रण मेरु रज्जु करती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है उसे संवेदी तंत्रिका कहते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ये अपने रसायनोवर्तन गति है। ठीक है ना, ध्यान रखना, पराग नलिका से पराग जो होता है बीजांड की ओर वृद्धि करता है जाता है, उसे हम रसायनोवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, आपातकालीन हार्मोन नाम आते ही अपने एंटीनलिन कर देना है। ठीक है ना, खतरनाक नाम है भाई। ठीक है, निम्न में से पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन, ये सारे ही हैं भाई। ठीक है ना, और वृद्धि संबंधक याद रख लीजिए, यानी वृद्धि को जो कम करता है, पत्तियों को झाड़ता है, गिरा देता है नीचे, उसे हम कहते हैं एब्सिसिक अम्ल। ठीक है ना, एब्सिसिक एसिड, चौथा ऑप्शन। ठीक है, अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं अपने, जिसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है? हीस्ट में होता है भाई अलैंगिक। ठीक है ना, मुकुलन द्वारा होता है, विशेष बात ये है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये शुक्रवाहिनी किसका है? नर जनन तंत्र का हिस्सा, बाकी ये मादा जनन तंत्र का हिस्से हैं। अगला है परागकोश में होते हैं, परागकण होते हैं परागकोश में। ठीक है, फिर है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इनकी क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा अपना पहला। ठीक है, अंडक का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, अंडक होता है सबसे ऊपर वाला भाग, वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, फिर वर्तिका होती है। ठीक है ना, अगला देखते हैं, कायिक प्रजनन होता है। कायिक प्रजनन क्या होता है? तो कलिका नयन, कटिंग और डाल लगाना, मतलब डाली काट के लगाना। ठीक है, सारे हो जाएंगे, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो ये होता है अपने अंडवाहिनी में। ठीक है ना, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग। ठीक है ना, अब पुष्प के 4 भाग हैं, इसको एक बार कमेंट सेक्शन में अपना ये क्या कहते हैं इसको रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। ठीक है ना, और बीजांड निर्माण करता है, बीजांड निर्माण करता है किसका? बीज का निर्माण करेगा, और तो किसका करेगा? ठीक है ना, अगला है अपने देखते हैं, अमीबा अलैंगिक जनन मुकुलन से होता है, तो ये ईस्ट में होता है। ठीक है, अभी पढ़ा हमने। बीजाणु समासंग द्वारा जनन किस में होता है? तो ये होता है राइजोपस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ठीक है, राइजोपस में क्या होता है? बीजाणु समासंग होता है। ठीक है, उभयलिंगी पुष्प है, पुष्प कौन सा उभयलिंगी? जिसमें दोनों ही जननांग पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों ही होते हैं, तो कोढ़ाल सरसों दोनों में होते हैं। ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण भी याद रखिएगा उभयलिंगी के। और पुष्प के स्त्री केसर में होते हैं, तो देखो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र होती है, और अंडाशय भी होता है, तीनों ही होते हैं, ध्यान रखना इसके भाग। ठीक है, और अगर यहाँ पे पुंकेसर पूछा जाता तो आपको एक परागकोश और एक ध्यान रखना है अपने, जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट को हिंदी में क्या कहेंगे हम? क्या कहते हैं? तंतु, है ना, तंतु बोलेंगे। ठीक है ना, अगला देखिए, नेक्स्ट है अपने बहुखंडन का, बहुखंडन द्वारा जनन होता है। बहुखंडन द्वारा जनन किस में होता है? प्लाज्मोडियम में। ठीक है, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। क्योंकि शरीर का तापमान ज़्यादा होता है, वो शरीर से बाहर होते हैं, ताकि तापमान उनको इतना ज़्यादा हो नहीं पाए। ठीक है ना, अगर ज़्यादा तापमान हो जाए तो वो शुक्राणु उत्पादित नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ऑप्शन कम होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर है मानव में निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में संपन्न होती है? तो ये होती है अपने अंडवाहिनी में। ठीक है, फिर है अपने अंडवाहिनी में क्या? निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और महिलाओं के शरीर में कौन सा परिवर्तन जनन प्रावस्था के प्रारंभ को और परिपक्व को परिलक्षित करता है? तो ये ऋतुस्राव होना। ठीक है ना, फिर है पुष्पीय पादप में निषेचन के बाद भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो ये बीजांड में होता है। ठीक है ना, पुष्पों में कहाँ? बीजांड में होगा। ठीक है ना, अगला है अपने नेक्स्ट पे चलते हैं चैप्टर पे। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेडल। नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र के लिए उत्तरदायी है? तो लिंग गुणसूत्र के लिए देखिए एक्स एक्स से तो लड़की होगी, लेकिन एक्स वाई से डिपेंड करता है, एक्स और वाई से। ठीक है ना, क्या? लड़का। ठीक है, तो एक्स वाई। ठीक है ना, अगला है अपना
निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक है, मतलब आनुवांशिक कौन सा है, कोलेरा, डायबिटीज, टाइफाइड या फिर मलेरिया। तो ये जो डायबिटीज है ना, वह ऑप्शन ये अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं कितने, तो 23 जोड़े होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, 23 जोड़े होते हैं और नंबर में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जिसमें अपने 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए, तो उद्यान मट्टर पे, मट्टर उद्यान का मट्टर था, ठीक है ना, पाइसम सेटाइवम जिसका नाम था, याद रख लेना, वैज्ञानिक नाम पूछे तो पाइसम सेटाइवम, ठीक है। अगर हम शुद्ध लंबे ले लें और शुद्ध बोने ले लें तो संकरण करवाएं तो F2PD में हमें जो पौधे मिलेंगे ना उनका क्या होगा रेशियो, तो ये हमने पढ़ रखा है 3:1, उनका क्या होगा F2 में ये फिनोटाइप होगा उनका, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, मेंडल ने आनुवांशिक तक प्रयोग ले किस मटर का चयन मतलब पौधे का चयन किया, तो उद्यान मटर का चयन किया, ऑप्शन ए। किसी जीव के एक विपर्ययशील लक्षण के दोनों जीन एक साथ होने पर इसे क्या कहते हैं, इसे विषम युग्मनज कहते हैं, क्योंकि विपर्ययशील लक्षण है और दोनों एक ही जीन पर उपलब्ध है, ठीक है, जैसे टी और टी, ठीक है ना, ये विपर्ययशील लक्षण है, ये लंबाई को दिखाता है, ये बोनेपन को दिखाता है, ठीक है ना, ये लंबाई को दिखाएगा, ये बोने को दिखाएगा, ये एक ही जीन पर उपलब्ध है, इसका मतलब ये विषम युग्मजी है, और ये सम युग्मजी है, ये भी सम युग्मजी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला देखना, अगर हम संकरण करवाएं इनका तो अनुपात क्या होगा, तो 50-50, 1:1, क्यों, क्योंकि देखिए एक्स और वाई और एक्स और एक्स, मतलब ये जब मादा और मतलब नर और मादा का जो संलयन करवाते हैं, मतलब जब इनमें जनन होता है तो 50-50% चांस होता है लड़के और लड़की होने का। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, देखिए इसको ये क्या है, अपने लंबाई दोनों ही बोने और एक लंबा और बोने वाला गुण है इसमें, तो अपने ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो इन क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे, अब इनको और इनको मिला लीजिए, ठीक है, फिर इनको और अपने इनको मिला लीजिए, अब इसका नंबर है एक बार इसके साथ और एक बार ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बार क्या हुआ, टी और टी, ठीक है, यहाँ पे दोनों छोटे टी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा अपने दोनों ही छोटे टी, और यहाँ पे टी हो जाएगा एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है ना। तो यहाँ से पता लग रहा है कि देखिए अपने बड़ा और छोटा दोनों एक जैसे और ये दोनों छोटे छोटे, तो मतलब 2:2, और इसको हम 1:1 लिख सकते हैं काट के, ठीक है ना, इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला देखिए, मेंडल ने आनुवंशिक के प्रयोग में मटर के कितने जोड़ी विपर्ययशील लक्षण, 7 जोड़ी विपर्ययशील लक्षण उन्होंने लिए थे, ठीक है ना। अब पूछा है कि ये मेंडल ने मटर के पुष्प के रंग का लक्षण एक संकरण एकल संकरण से F1PD में 3 फूल गुलाबी और एक सफेद फूल प्राप्त हुआ, और प्रभावी कारक मटर के पौधे के पुष्पी रंग होगा, तो ये कैसा होगा, तो ये गुलाबी रंग का होगा, ठीक है। आप जैसे हमने अभी ऊपर किया वैसे आप करके इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है ना, और ये भी बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, अपना तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है, तो मिट्टी का उपयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि मिट्टी अगर डाल दी तो वो तो अपारदर्शी होती है भाई, आर पार दिखेगा ही कैसे, और लेंस बना रहे हैं हम तो, ठीक है। और किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, इस वस्तु में स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो देखिए ये वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, ये दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होगी। ध्यान रखिए इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है जिसमें आपको चाहे उत्तल आपके इस प्रकार से आपके अवतल दर्पण या आपके उत्तल दर्पण और फिर उत्तल लेंस और अवतल लेंस के चित्र कैसे बनाने हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, आकार कैसा है और कौन सी वस्तु कहाँ रखेंगे तो कैसा बनेगा, उसके लिए शानदार वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे अपने, ठीक है, एक बार इनको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, देखिए समतल दर्पण ऐसे होता है, ठीक है। अब ये घुमावदार होता तो इसमें कहीं ना कहीं फोकस भी होता, तो ये ऐसे होता तो इसमें कहीं लाइनें ये आपस में सीधी खड़ी लाइन है तो मिलती कहीं है नहीं, तो इसकी फोकस दूरी होती है अनंत, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं अनंत होती है इसमें फोकस दूरी, ठीक है, क्योंकि इसमें फोकस होता ही नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। इसकी एक शानदार ट्रिक मिलेगी आपको, 1 सेकंड में आप आंसर बता देंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं, वाहनों के पश्चिम दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण भाई, उत्तल, ठीक है ना, उत्तल दर्पण। हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं तो दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के हिसाब से कर सकते हैं बड़ी आसानी से।
ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन इम्प्रोवाइज करके भी आपको दे सकते हैं कि आपसे पूछा है कि लेंस की क्षमता है 2 डायोप्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पे डायोप्टर दे नहीं रखा, प्लस एक माइनस है, एक बार यहाँ माइनस मान लेते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन में क्या है, माइनस दे रखा है, ठीक है ना। तो -2 डायोप्टर, इसकी फोकल लेंथ बताइए। तो ध्यान रखिए फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f, ठीक है ना। अब पावर आपको दे दिया -2, ठीक है, और f आपके पास है नहीं, तो आपने क्या किया, 1/f और -2 इसको यहाँ इसके नीचे ले आएंगे। और ये जो फोकल लेंथ होती है ये हमेशा किस में होती है, मीटर में। तो इस एक को हम 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, और जो इधर -2 था इसको इसके नीचे ले आएंगे, f को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया -2, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो अपने कितना आ जाएगा, 100 -2 बराबर आएगा -50, ठीक है ना। और माइनस का निशान दिखाता है कि ये कौन सा होगा, अपने अवतल होगा। क्या होगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस होगा। और अगर प्लस होता तो वो होता अपने उत्तल लेंस, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे अगर प्लस हो तो ये सारे साइन प्लस में होंगे और वो अपने उत्तल होगा, ठीक है ना। तो ये तो कौन सा वो अपने ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, 50 सेमी, माइनस वाला 50 सेमी, और माइनस होता है तब होता है अपने अवतल लेंस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अगर आवर्धनता में माइनस लगा है मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है, और उल्टा है, ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब जो भी होता है हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, आभासी हमेशा सीधा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है। तो सर्वाधिक कहाँ होता है, प्रकाश का वेग निर्वात में होता है, जहाँ हवा नहीं होती है, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं प्रकाश को, ठीक है। अगला है अपने, प्रकाश के अपवर्तन की घटना किस भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होती है। तो देखिए ये जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना है ना, ये आवर्ती, ठीक है ना, डिपेंड करता है आवर्ती पे, ठीक है। अगला है अपने कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण होता है, जिसमें सौर भट्टी में यूं अनंत से कोई भी प्रकाश किरणें यूं आ रही है, ठीक है, जो भी है आ रही है, और सारी यहाँ फोकस पे इकट्ठी हो रही है, ठीक है ना, यहाँ फोकस पे इकट्ठी हो रही है। तो हम किसका उपयोग करते हैं, अपने अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला है, अगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, n = C/V, ठीक है। यहाँ पे n क्या होता है, शॉर्ट में समझिएगा, n यानी होता है अपने कांच का अपवर्तनांक, जो पदार्थ दे रखा उसका अपवर्तनांक। सी मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, और वी मतलब होता है जो पदार्थ दे रखा उसमें प्रकाश की चाल, ठीक है। अब देखिए, तो एन वापस लिखता हूँ, NC/V, सूत्र याद रखिए। अब अपने पास क्या है, एन का मान दे रखा है ये कितना, 1.50, ठीक है। सी कितना है, सी प्रकाश की चाल दे रखी है अपने 3 × 10 की पावर कितनी है, 8, ठीक है ना, बट्टे, और यहाँ पे अपने को ये निकालना, वी निकालना है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 रखा तो रेसिप्रोकल, इस नंबर को इधर भेज दो, इस 50 को नीचे ले आओ, सॉरी 1.50 को, ठीक है। तो इसको मैं वापस लिखता हूँ, v बराबर, ऊपर लिख दिया आपने 3 × 10⁸, और नीचे क्या लिखा, 1.50, ठीक है। अब देखिए ये है 3, ठीक है, और ये है डेड, तो डेड और डेड कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो इसको मैंने इससे काट दिया 2 बार, कितनी बार काट दिया, 2 बार, तो बचा कितना अपने 2 × 10⁸, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वापस समझिएगा, ये 1.50 मतलब डेड है, और ये 3 है, तो डेड का तो डबल होता है, इसलिए 2 बार काट दिया हमने। नहीं तो आप इसको ये भी कर सकते हैं, 3 है और 1.50 है, तो मैंने इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। अब ये 0 से 0 गया, और 15 को मैंने इस 30 से काट दिया 2 बार, ठीक है। और बाकी ये अपने पास पहले से चीज़ पड़ी थी, ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि लेंस की क्षमता और फोकल दूरी में क्या संबंध है। बड़ा ही सिंपल सा है, P = 1/f, ठीक है ना, ये रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगर हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या संबंध है दोनों के बीच में, मतलब वक्रता त्रिज्या होती है तो फोकस दूरी की होती है, क्या होती है, ध्यान रखिए। ये अपना गोलीय दर्पण है एक, ठीक है। अब इस गोलीय दर्पण के अंदर ये हमने मान लिया, यहाँ पे अपने थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ठीक है ना, ये है, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि ये अपनी यहाँ पे है फोकस, यहाँ पे है, और यहाँ पे है त्रिज्या, ठीक है ना, आर रेडियस, ठीक है। तो हमसे पूछा जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की होती है, क्या होती है, तो दुगुनी होती है, ठीक है, 2 गुना होती है, डबल, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या होती है, जब फोकस को हम डबल करेंगे तब त्रिज्या आ जाएगी,
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है, तो ये माध्यम की प्रकृति पर करता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर करता है और माध्यम के प्रकाशिक घनत्व पर भी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, आप परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण में संबंध होता है, तो दोनों बराबर होते हैं भाई। परावर्तन और आपतन कोण दोनों ही क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं एकदम, ठीक है। तो बराबर होते हैं। देखिए आपतित कोण है 30, तो परावर्तित कोण भी कितना होगा, 30 होगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, सिंपल सा है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रकाशिक घनत्व सघन है, मतलब सबसे ज्यादा सघन इनमें से कौन है, तो हीरा ही होगा अनडाउटेडली, ठीक है ना। हीरे के पार्टिकल बहुत ज्यादा पास में होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। और प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। 7 रंगों का समूह होता है, उससे स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, ठीक है, कहते हैं, कह सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि स्पेक्ट्रम का सवाल जरूर नहीं आपको ऐसे दे, एग्जाम में दे सकते हैं, स्पेक्ट्रम क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिया। तो क्या होता है, प्रकाश में विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों का जो समूह होता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। कहने का मतलब ये सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है, यहाँ से एक लाइन वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। आकाश के नीले रंग का कारण है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या होगा अपने, प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गहरे समुद्र में जल का नीला दिखाई देता है, जल क्यों दिखाई देता है, परावर्तन के कारण। भाई आसमान क्या है, नीला है, तो ऊपर से अपने देखेंगे तो परावर्तन के कारण हमें वो भी नीला दिखाई देगा, ठीक है ना। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच कोण होता है, उसे कहते हैं प्रिज्म कोण कहते हैं। 2 फलकों के बीच में है तो प्रिज्म कोण। वर्ण विक्षेपण होता है, तो प्रिज्म से होता है वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बड़ा ही सिंपल है, दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बनता है, ठीक है। और नेत्र की लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा समायोजित होती है, तो ये होते हैं अपने पक्षमाभि पेशियों द्वारा, ठीक है, पक्षमाभि पेशियों द्वारा ये संयोजित होती है, समायोजित होती है, ठीक है ना। छोटा बड़ा होना होता है ना, वो इसके द्वारा होता है, ठीक है। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट्ट पर पढ़ने में अगर दिक्कत आ रही है, तो उस विद्यार्थी को किस दृष्टि दोष से वो पीड़ित है, तो वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, क्योंकि वो अंतिम पंक्ति में बैठा है, मतलब उसको दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है, और दूर की चीज जिसको नहीं दिखाई देता उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और जिसको पास के नहीं दिखाई देती उसे दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में निकटतम बिंदु है वो है 25 सेंटीमीटर, मतलब पास से अच्छे से देख सकता है 25 सेंटीमीटर, और दूर अनंत तक देख सकता है व्यक्ति, ठीक है। जरा दूरदृष्टिता का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है, तो ये अपने द्विफोकसी लेंस, जिसमें दोनों लेंस लगाए जाते हैं, द्विफोकसी, जिसमें उत्तल भी होता है अवतल भी होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, तो ये पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, मानव के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो ये वास्तविक होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है। रेटिना पर बनता है अपने कैसे, वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है, ध्यान रखिएगा, रेटिना पर, और मस्तिष्क में जाते जाते अपने आप अपने को इमेज वो सीधी दिखाई देती है और छोटा बनता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का सही नियम नहीं है, तो देखिए V समानुपाती I, V और ये समानुपाती का निशान है, ठीक है ना, V समानुपाती I ये तो है, सही बात है, ठीक है। विभवांतर और विद्युत धारा समानुपाती होती हैं, V बराबर IR भी है, और उपरोक्त सभी तो होंगे नहीं क्योंकि ये नहीं है अपने, ठीक है ना। तो नहीं कौन सा है, अपने बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला है, अमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित करते हैं, तो अमीटर को हम हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपने, प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक पूछा तो ओम होता, और प्रतिरोधकता पूछते तो ओम मीटर हो जाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और विद्युत धारा का पूछते तो एम्पियर, विद्युत शक्ति का पूछते तो वॉट, ठीक है ना, याद रखिएगा इन चीजों को। फिर अपने से एक बड़ा ही सिंपल सा और शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, देखते हैं कि 50 वॉट, ठीक है, और 250 वोल्ट का एक लैंप विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो मान बताइए। तो देखिए P इजिकल टू वी आई, सूत्र याद रखिए, ठीक है ना, P इजिकल टू वी आई, P बराबर वी आई। तो P यहाँ पे आपको दे रखा है और V भी दे रखा, I नहीं दे रखा। P कितना दे रखा है, पावर कितनी दे रखी है, 50 वोल्ट, बराबर V कितना दे रखा है, 250 दे रखा है, इंटू I आपको नहीं दिया है।
तो अब ये इनका रिश्ता है गुणा का, तो इधर आके बनेगा भाग में, तो मैं लगा देता हूँ 50 में 250 का भाग। ठीक है, लो लगा दिया साहब 250 का भाग, 0 से 0 भेज दो, इसको काट दो अपने एक बार, और ये 5 बार गया। अब डिवाइड नहीं जा रहा है तो उधर लगाओ अपने, डिवाइड नहीं जा रहा तो इस प्रकार दे दो अपने। ठीक है, 5 लगाया, अंदर 1 लिखा, नहीं जा रहा है 0 पॉइंट लगा दो, 10 हो गया, 2 बार चला गया, एम्पियर आ गया उत्तर अपना। ठीक है, 0.2 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि विभवांतर को वोल्ट में और धारा को एम्पियर में, देखिए विभवांतर को किस में मापते हैं? वोल्ट में, और विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में, तो शक्ति का मात्रक क्या होगा? तो शक्ति का मात्रक होगा अपने कौन सा? वोल्ट एम्पियर। ठीक है ना, वोल्ट मीटर दे रखा है, एम्पियर मीटर दे रखा है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर देंगे हम? वोल्ट एम्पियर। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है? VI होता है। ठीक है, जिसमें वोल्ट आया और एम्पियर आया। ठीक है, तो इसका मात्रक एक और क्या हो गया? V, और इसी क्वेश्चन में ही दे रखा था। ठीक है ना, V वोल्ट है और धारा एम्पियर है, तो P बराबर होता है VI, तो इससे बन गया अपने वोल्ट और एम्पियर। ठीक है, अगला देखते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? तो ये होते हैं अपने 746 वॉट। ठीक है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अपने वोल्ट मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में धारा मापने वाला उपकरण है। देखिए विद्युत परिपथ में धारा मापता है तो वो मापता है अपने अमीटर। ठीक है, किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश में प्रवाहित होने करने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर तो 1/1 बराबर 1। ठीक है ना, तो 1 वोल्ट। ठीक है ना, ऑप्शन हो गया 1 वोल्ट। ठीक है, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या पूछा गया है कि आप ये बताइए कि अनुमान तक दे रखा है अपने को कि 220 वोल्ट और 100 वॉट। ठीक है, अगर इसी को हम 110 वोल्ट पे प्रचालित करें तो इसमें उपयोग उपमुक्त शक्ति होगी। तो पहले निकालते हैं हम इन दोनों से। ठीक है, क्या निकालना? सूत्र याद रखिएगा। सूत्र इससे पहले एक ये वाला क्वेश्चन करिए ताकि आपको और ज़्यादा इजी हो जाए। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, मतलब पावर को कौन सा नहीं दिखाता है? तो देखिए P बराबर I² R होता है। ठीक है, और दूसरा IR² ये नहीं होता है। ठीक है, और P बराबर VI होता है और V² R भी होता है। ठीक है ना, तो ये अपने पास 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब इन तीनों में से हमको यहाँ कौन सा यूज़ करना उसका देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अपने पास क्या है, ये क्या है, किसका मान है? तो V होता है अपने 220 वोल्ट, V का मान, और ये W क्या होता है? W होता है P का मान 100 वॉट। ठीक है, और ये दो चीज़ें अपने पास है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों से हम क्या निकाल सकते हैं? हम यहाँ निकाल सकते हैं पावर, मतलब R निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाला सूत्र लगा के। ठीक है, तो इस सूत्र से कैसे बनेगा अपने? हम लिख देंगे R बराबर V² बट्टे, क्योंकि यहाँ पे अपने क्या P था ना, तो मैंने इसको यहाँ नीचे भेज दिया। ठीक है ना, तो V² अपॉन यहाँ लिख दिया P। ठीक है, अब V², V कितना अपने? V है 220 बट्टे पावर कितनी है अपने? पावर है 100, और क्योंकि इसका स्क्वायर करना, लो स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको अगर मैं स्क्वायर करूं तो वापस थोड़ा क्लियर लिखता हूं। ठीक है ना, मार्कर थोड़ा बड़ा चल रहा है पेपर पे। ठीक है, पेपर पे क्या, अपने स्क्रीन पे। तो इसका हम करेंगे स्क्वायर और नीचे लिख देंगे 100। ठीक है, अब 22 का होता है अपने 484। ठीक है, और 0 1 है तो इसको कर दो 2। ठीक है, और नीचे 100 है तो 100 ही रहेगा, इसका तो स्क्वायर करना नहीं, ये कट गया। तो यहाँ पर अपने पास R का मान कितना आ गया? प्रतिरोध R आ चुका अपने पास 8484। ठीक है ना, 484 ओम। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा, ये आ गया। अब अपने को बोला है कि अब आप V का मान ये लीजिए। ठीक है, ये लेने के बाद P निकालिए। हमने कहा चलिए निकालते हैं, तो P बराबर, अब P निकालना है ना, तो V² बट्टे R। ठीक है, अगर आपको इसके सारे फॉर्मूले चाहिए इस चैप्टर के तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो जितने भी इसमें फॉर्मूले बनते हैं, क्योंकि इतना आप मान लीजिए कि यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा न्यूमेरिकल। ठीक है ना, चाहे विद्युत धारा परिपथ में जोड़ने से ओम निकालना हो, ये विद्युत धारा निकालना हो, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, बनना तय है। ठीक है, और हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है ना, अब ये लगाया। अब अपने पास P कितना था? हमने कहा P तो हमको निकालना है। V कितना था? कि V अभी इन्होंने बताया कि आप ये रखिए। तो ठीक है ना, सूत्र याद रखिएगा ये वाला। ठीक है, तो V² यानी 110 इंटू 110, और नीचे क्या लिखना है? नीचे लिखना अपने को अभी जो आया अपने 484 ओम। ठीक है ना, ये हो गया P आएगा अभी। ठीक है, अब 11 से ये नंबर आराम से कट रहा है, कितने? 44 बार चला जाएगा। देखो 11 चौक 44, 4 यहाँ से बचेगा और 11 चौक 44। ठीक है, अब 11 से ये भी जाएगा यहाँ पे कितने? 4 बार।
अब 2 जीरो यहाँ बच गया, मतलब 100 बच गया ऊपर, और नीचे कितना है 4। अब इसको इससे डिवाइड लगा देते हैं, आ गया 25, ठीक है ना। तो अपने 25 आ गया है पी, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ये पड़ा 25, ठीक है, 25 वॉट, ठीक है ना, पावर आ गई, ठीक है ना, ये ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, अब ये तो अगला हमने कर लिया, उससे अगला देखिए, समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, कैसा होगा, तो प्रत्येक से कम होगा समतुल्य प्रतिरोध, क्योंकि श्रेणी में जुड़े है ना, तो सॉरी समांतर में जुड़े है ना, तो समांतर में इन दोनों के मान से वो कम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपॉन में वैल्यू होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, किसी चालक तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध का संबंध है। तो प्रतिरोध का संबंध क्या है, देखिए लंबाई और ये होती है, लेकिन क्षेत्रफल के समानुपाती नहीं होता प्रतिरोध, ठीक है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, जो प्रतिरोध होता है तार की लंबाई के समानुपाती और अपने क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये वाली बात एकदम करेक्ट है। अगर हमने तार का क्रॉस सेक्शन एरिया यानी तार हमने काफ़ी मोटा लिया तो उसमें प्रतिरोध बहुत कम होगा, ये वाली बात इसमें लग गई सही, ठीक है। और तार लंबा लिया, हमने तार लंबा लिया तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, समानुपाती होगा, ठीक है ना, तो ये वाली बात एकदम सही होगी। अगला देखते हैं, विद्युत परिपथ के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है बंद वक्र होती हैं, ठीक है ना। और अब कम ही क्वेश्चन बचे हैं, साथ में अगर आप बने रहें यहाँ तक तो ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप पूरा वीडियो देख पाते हैं, आप अगर आपने देख लिया हो तो, ठीक है ना। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है ना। नर्म लोहे से क्या बनाए जाते हैं, इससे विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से, आपको बताना है कि स्थायी चुंबक हम किससे बनाते हैं, ठीक है ना। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है अपना, कि पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनात्मक धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। देखो पश्चिम से है अपने प्रेक्षित है और उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, तो वो हमेशा ऊपरी मुखी होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, अगर लघु पतन हुआ उस समय विद्युत धारा का मान हमेशा बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगला है, लघु पतन अति बारण से फ्यूज तार का प्रयोग करिए, ठीक है। किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर समान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरस्टेड ने की थी, ठीक है। चुंबक के अंदर के क्षेत्र की रेखाएं जो होती है ना, देखो बाहर तो होती हैं, जैसे ये अपना चुंबक है, ठीक है, इस पे एन और एस है, ठीक है, तो ये ऐसे चुंबकीय रेखाएं चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन अंदर ये क्या, उत्तर से क्या हुई, अपने उत्तर से दक्षिण हुई, लेकिन अंदर है ना दक्षिण से उत्तर होगी, ठीक है ना। तो दक्षिण से उत्तर कौन सा, अपना ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाले युक्ति कौन सी है, तो दिक्सूचक है, ठीक है, दिक्सूची, ऑप्शन ए हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उस उपकरण होते हैं संयोजित कैसे होते हैं, तो सारे समांतर क्रम में हम उनको लगाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति कौन सी है, जो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, तो जनित्र करता है, जनरेटर जिसको हम कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किसके द्वारा मापी जाती है, तो ये मापते हैं हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक में बल की दिशा हम इसी से मापते हैं, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। विद्युत धारा और चुंबकत्व के मध्य खोज किसने की थी, तो ये ऑरस्टेड ने की थी, ध्यान रखना, ठीक है ना, जिन्होंने बताया कि विद्युत धारा और चुंबकत्व आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला है, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, तो ये अपने फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम से पता करते हैं। अगला देखिए, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पतन के समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, कौन सी किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, ठीक है। देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, या क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे तार के समांतर होती हैं, या एक अरीय होती हैं, या फिर चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्री, तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये क्या होते हैं, सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है वो तार, मान लीजिए अपना तार है तो इसके अंदर चुंबकीय ऐसे सकेंद्रीय बनेगी, ठीक है ना, ऐसे सर्कल बनता जाएगा जिनका सेंटर पॉइंट ये होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला देखते हैं अपने, ये अपना लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। और तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, तो देखिए इसके अंदर अपने जिसमें छिलके, केक और नींबू आ गया, इसमें सभी में है क्या, नहीं है, इसमें प्लास्टिक आ गया, ठीक है, इसमें कौन आ गया, लकड़ी आ गई है, ठीक है।
तो ये ऑप्शन हो गया केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ। तो इसमें तो घास, पुष्प, चमड़ा, ठीक है, घास, लकड़ी, इसमें प्लास्टिक दे रखा है, केक, लकड़ी, घास, ठीक है, इसमें नहीं ऐसे लिखना था और ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है ना, नहीं लिखना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। और क्योंकि बाकी इन सब में तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी और मानव कर रहे हैं, ठीक है ना, घास को बकरी, बकरी को मानव, इस प्रकार से, ठीक है। नहीं तो घास, गेहूँ, घास को गेहूँ नहीं खाता, गेहूँ को आम नहीं खाता, ठीक है। तो ये ऐसे बन नहीं रहे, बाकी इसमें बन नहीं रहे, ठीक है। कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो ये उपरोक्त सभी है, जिसमें बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाओ भाई, कार्य समाप्त होने पर लाइट बंद कर दो, साइकिल से विद्यालय जाना, मतलब धुआं नहीं करना गाड़ियां चला के, ठीक है। तो ये पर्यावरण के मित्र कहलाते हैं, ठीक है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक, सभी होते हैं भाई, ठीक है ना। पादप, हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं? तो ये प्राथमिक में आते हैं, प्रथम में, ठीक है। अगला है सबसे बड़ा पारितंत्र है, तो सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? महासागर है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों और जीव पाए जाते हैं। एक पारितंत्र में मानव है, मानव क्या है? मानव सर्वाहारी है, जो हर चीज खा लेता है, ठीक है, मतलब मांस और शाकाहार मांसाहार दोनों का सेवन करता है। ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय स्तर का निर्माण करते हैं, ठीक है। नीले हरे शैवाल और हरे पौधे जो होते हैं, कुछ बीजाणु होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वपोषी क्षमता होती है इनमें, इसलिए इनको उत्पादक कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सभी हरे पादप जो सौर ऊर्जा लेते हैं उसका लगभग कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा के रूप में अवशोषित करते हैं? तो वो सिर्फ 1%, ठीक है ना। अगला है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हम जाते हैं तो कार्बनिक पदार्थ की कितनी मात्रा जो अगले पोषी स्तर में जाती है? तो ये है अपने 10% ओनली, ठीक है। बाकी ऊर्जा कहाँ जाती है? 90%, तो उनकी उपापचय क्रियाओं में समाप्त हो जाती हैं, जो खाना पचाना वंचाना इनमें समाप्त हो जाती है, ठीक है। ओजोन परत के क्षय के मेन कारण कौन है? तो मेन कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। वे जीव जो सौर ऊर्जा का उपयोग कर रासायनिक ऊर्जा में संश्लेषित होते हैं, वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं अपने उत्पादक, ठीक है ना। फिर निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो अपने गाय, बकरी और मानव, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी ओजोन रक्षा करते हैं, जिसका सूत्र ये होता है O3, ठीक है ना। अगला है कि मान लीजिए चौथे पे ये है 5 किलो जूल, तो ये पहले पे कितनी रही होगी ऊर्जा? तो हम जानते हैं कि अगले में तो जाती है 10% सिर्फ। तो मान लीजिए ये चौथा है, तीसरा, दूसरा और पहला, तो चौथे पे कितनी है? 5 किलो जूल, ठीक है। तो इससे 10% नीचे वाले में ज़्यादा थी ना, क्योंकि 10% आगे भेजी इसने, ठीक है। तो 10 किलो जूल यहाँ पे, इससे 10 इसमें ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये हो जाएगी, एक जीरो और लगा देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो 500 किलो जूल, ठीक है। और इसमें 10% और, तो 5000 किलो जूल, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना डी, ठीक है ना। तो ये सारे एमसीक्यूज यहाँ पे समाप्त हुए, ठीक है ना। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने कंप्लीट देखा है, ठीक है ना, और लाइक ज़रूर करिएगा। और सभी का धन्यवाद, और नेक्स्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।